हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिया के बारे में। क्रिया क्या है ये जानते हैं आज हम। सबसे पहले लिख लेते हैं वर्ब। द वर्ब मतलब क्रिया। तो क्रिया क्या होता है बताओ गाइस, सब लोगों ने पढ़ा होगा। चलो बताओ क्या होता है क्रिया। क्रिया वो होता है जो किसी कार्य को बताए। क्रिया जो किसी कार्य को बताए। कार्य मतलब किया जाने वाला काम। जो सब्जेक्ट कर रहा हो उसको कहते हैं क्रिया। इंग्लिश में देखते हैं तो क्या होता है, ए वर्ब डोनेट्स एन एक्शन। यानी कोई भी एक्शन हो रहा हो, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कोई भी एक्शन क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। अब हम देखते हैं क्रिया हमें क्या क्या बताती है। क्रिया हमें तीन चीज़ों का ज्ञान कराती है। तीन चीज़ें कौन कौन से हैं? जब कोई व्यक्ति या वस्तु क्या कार्य करता है। पहला है कोई व्यक्ति या वस्तु क्या कार्य करता है। सबसे पहला हुआ कोई व्यक्ति या वस्तु क्या कार्य करता है। तो एग्जाम्पल के तो समझते हैं क्या कार्य करता है। ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे लता इज सिंगिंग। लता गाना गा रही है। तो इसमें अगर हम क्वेश्चन करें क्या लता क्या कर रही है, तो हमको आंसर मिलेगा लता गाना गा रही है। तो गाना गाना क्या हुआ, एक सिंगिंग। सिंगिंग क्या हुआ, ये हमारा हुआ वर्ब। समझ में आ गया, ये हमारा हुआ वर्ब। पहला क्या है, कोई व्यक्ति या वस्तु क्या कार्य करता है। तो उससे हमको एग्जाम्पल के थ्रू पता चला कि क्या सब अगर हम लगाएंगे, क्वेश्चन करेंगे क्या, तो उससे जो आंसर आएगा वो हमारा होगा वर्ब। दूसरा देखते हैं कोई व्यक्ति या वस्तु किस अवस्था में है। दूसरा देखते हैं कोई व्यक्ति या वस्तु किस अवस्था में है। एग्जाम्पल देखते हैं, सी इज, एग्जाम्पल है हमारा सी इज अ स्मॉल गर्ल। सी इज़ अ स्मॉल गर्ल। तो इससे हमें उस गर्ल की अवस्था का पता चलता है। इससे हमें क्या पता चलता है, उस लड़की की अवस्था का पता चलता है। पता चलता है कि वो छोटी लड़की है। क्या पता चलता है, छोटी लड़की है। तो स्मॉल क्या हुआ, ये भी एक प्रकार का वर्ब हो। वैसे तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता भी बता सकता है क्योंकि ये उसकी बता रहा है विशेषता कि ये स्मॉल है। इस भी वर्ब है, यहाँ पे इस वर्ब है हमारा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये उसकी अवस्था का पता करता है। तीसरा है किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या कार्य किया जा रहा है। तीसरा हमारा क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या कार्य किया जा रहा है। अब देखते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या कार्य किया जा रहा है, उससे भी हमारा क्रिया ही पता चलेगी। क्या पता चलेगा, क्रिया, यानी हमारी वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल हमारा है द फूड इज बीइंग कुक्ड। खाना पकाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, पकाया जा रहा है। तो पकाना क्या हुआ, हमारी क्रिया हुई। समझ में आ गया आप लोगों को।
आप देखते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फॉर्म सभी लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल में अपने, वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अभी हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं? फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फॉर्म्स डिस्कस करने वाले हैं। तो कितनी फॉर्म्स होती हैं वर्ब की? 3 फॉर्म होती हैं। पहली क्या है? प्रेजेंट, दूसरी है पास्ट, तीसरी है पास्ट पार्टिसिपल। क्या है? पहली है प्रेजेंट, दूसरी है पास्ट, तीसरी है पास्ट पार्टिसिपल, और चौथी हम एक और भी देखने को मिलती है बुक्स वगैरह में, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। कुछ इन्हीं फॉर्म्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली हमारी है बी। बी एक फॉर्म ही तो है हमारी, होना, बी मतलब होना। इसके कौन कौन से हमने देखा बी की, और कौन कौन सी फॉर्म? इज, प्रेजेंट में इज होता है, एम होता है, आर होता है। बी की 3 फॉर्म ये प्रेजेंट की हैं। पास्ट में क्या होता है? वाज होता है, वर होता है। और पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? बताइए आप लोग, क्या होता है? बीन होता है। क्या होता है? बीन। और आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? बीइंग, बीइंग। ऐसे ही अगला देखते हैं डू का। प्रेजेंट में हुआ डू, पास्ट में हुआ डिड, और पास्ट पार्टिसिपल में डन। और आईएनजी फॉर्म अगर देखें तो डूइंग। तीसरी देखते हैं, ये तो सब लोगों ने सुना होगा, कम। पास्ट में क्या होता है? केम, और पास्ट पार्टिसिपल में फिर कम हो जाता है। और आईएनजी फॉर्म देखें तो क्या होता है? कमिंग। क्या हो जाता है? कमिंग। कंफ्यूज ना होना, ये जो प्रेजेंट वाला है इसी को फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, और जो पास्ट वाला है इसी को क्या कहते हैं? सेकंड फॉर्म। और ये जो पास्ट पार्टिसिपल है यही वो है जो इसको थर्ड फॉर्म कहते हैं। ये वर्ब की वही थर्ड फॉर्म है, यही इन्हीं को फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कहते हैं। इनका नाम है प्रेजेंट, और दूसरे का है पास्ट, और तीसरे का है पास्ट पार्टिसिपल। इतना आप लोग याद रखना। अब देखते हैं अगली, मेक, मेड, मेड। मेक, दूसरा है मेड, और पास्ट पार्टिसिपल में भी मेड ही रहता है। और आईएनजी में क्या हो जाएगा? मेकिंग। क्या हो जाएगा? मेकिंग। वेरी गुड। अगला क्या देखते हैं? रिंग। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, रिंग मतलब बजना, रिंग। और पास्ट में क्या हो जाएगा? रैंग। और पास्ट पार्टिसिपल में रंग। आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी? रिंगिंग। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? रिंगिंग, रिंग। अगला है से। क्या है? से। तो इसको क्या कहेंगे? सेड। क्या है? से, सेड, और तीसरा भी सेड ही होगा। क्या होगा? सेड ही होगा। फर्स्ट फॉर्म से, सेकंड फॉर्म सेड, थर्ड फॉर्म सेड, और जीरन फॉर्म सेइंग। ये आप लोगों को तो पता ही होगा कि जो आईएनजी फॉर्म होती है इसको जीरन फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरन, जीरन फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरन फॉर्म। ये याद रखना आप लोग। अब एक देख लेते हैं टीच। क्या देखते हैं? टीच। टीच, टीच का सेकंड फॉर्म होता है टॉट, टॉट। थर्ड फॉर्म भी होता है टॉट। क्या होता है? टॉट। और अगर जीरन फॉर्म देखें तो क्या हो जाएगा? टीचिंग। वेरी गुड। तो हमने इतनी अभी वर्ब की फॉर्म देखी है। अब आगे दूसरा देखते हैं, आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब मतलब वर्ब के प्रकार। काइंड्स ऑफ वर्ब यानी वर्ब के प्रकार, क्रिया के प्रकार। अब क्रिया के कितने प्रकार होते हैं?
जो लोग जानते होंगे बताएंगे। क्रिया के 3 प्रकार होते हैं। कौन सा? एक होता है फाइनाइट, दूसरा क्या होता है? ऑक्सिलरी, और तीसरा क्या होता है? नॉन फाइनाइट। समझ में आ गया? क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन से? एक फाइनाइट, दूसरा ऑक्सिलरी और तीसरा नॉन फाइनाइट। तो अभी तीनों को डिस्कस एक साथ नहीं कर सकते क्योंकि इनको डीप में समझना होगा। तो इसके लिए पहले हम फाइनाइट वर्ब लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? फाइनाइट। ऑक्सिलरी और नॉन ऑक्सिलरी अगले क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में देखेंगे केवल फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब, इसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन वर्ब। क्या होता है? मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। ये हमारा क्या होता है? फाइनाइट वर्ब। इसको अगर डिटेल में समझें तो देखें कि हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रिंसिपल वर्ब इसको कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब के साथ जब इसको यूज़ करते हैं, जब फाइनाइट वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब के साथ में आती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में, हेल्पिंग वर्ब के साथ में यूज़ करने पर इसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। करने पर इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वर्ब। इसे समझ लीजिए, हेल्पिंग वर्ब के साथ में जब फाइनाइट वर्ब यूज़ करते हैं तो इसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। कहीं कहीं पे क्या होता है, फाइनाइट वर्ब बिना हेल्पिंग वर्ब के लिखा जाता है, तो वहाँ पे इसको प्रिंसिपल वर्ब नहीं कह सकते हैं। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब के साथ में इसको यूज़ करते हैं तो इसको प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं। अब फाइनाइट वर्ब के कितने पार्ट्स होते हैं ये देख लेते हैं। फाइनाइट वर्ब के 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट। तो देखते हैं कौन कौन से। फाइनाइट वर्ब, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला देखते हैं, ऐसे बना लेते हैं, समझ में आएगा। इसको कहते हैं इंट्रांजिटिव। कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा क्या हम बताने वाले हैं। इंट्रांजिटिव। दूसरा है ट्रांजिटिव। तीसरा है लिंकिंग और चौथा है फ्रेजल वर्ब। तो इसके 4 पार्ट हैं हमारे, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, लिंकिंग और फ्रेजल। अब अलग अलग सबको देख लेते हैं। पहले देखते हैं इंट्रांजिटिव। तो इंट्रांजिटिव क्या है? इंट्रांजिटिव को सभी लोग जानते होंगे। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? अकर्मक। अकर्मक मतलब जिसके साथ कर्म ना हो, उसको क्या कहते हैं? अकर्मक। इसमें क्या होता है, केवल सब्जेक्ट के साथ ही ये आता है और अपना पूरा अर्थ देता है। एक सेंटेंस में जब कभी भी आएगा ये इंट्रांजिटिव वर्ब तो केवल सब्जेक्ट के साथ ही आएगा। इसमें ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी ये अपना पूरा अर्थ देगा। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, अर्थात ये सब्जेक्ट तक ही सीमित रहता है। क्या होता है? केवल सब्जेक्ट ही होता है। ये सब्जेक्ट तक ही सीमित रहता है। सब्जेक्ट ही होता है। क्या होता है? केवल सब्जेक्ट ही होता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है जैसे ही लॉफ्स। ही लॉफ्स मतलब वह हंसता है। तो ही लॉफ्स, इसमें देखो लॉफ जो है ये क्या है? इंट्रांजिटिव है। इसके साथ में ऑब्जेक्ट तो लगा नहीं सकते, तो क्या हुआ? इंट्रांजिटिव हुआ। अब दूसरा देखते हैं। जैसे दूसरा हम देखते हैं द चाइल्ड वीप्स। बच्चा रोता है। तो इसमें वीप्स क्या है? वीप क्या है?
वीव हमारा क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब देखते हैं, बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की। कल भी बताया था ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में तुमको, उसमें सब सेंटेंस वाले में। तो इसमें देखते हैं क्या होता है ट्रांजिटिव, सकर्मक। इसको क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। सकर्मक मतलब जिसमें कर्म हो, मतलब ऑब्जेक्ट हो। इसमें ऑब्जेक्ट भी होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। मतलब इसमें सब्जेक्ट सब में होगा, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट भी होता है। पिछले वाले में जो इंट्रांजिटिव था उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता था, केवल सब्जेक्ट और इंट्रांजिटिव वर्ब होती थी। और जो ट्रांजिटिव वाला है इसमें ऑब्जेक्ट भी होगा। और इसके साथ साथ ये जब सब ऑब्जेक्ट होगा तभी ये पूर्ण अर्थ निकालेगा, और ऐसे बिना उसके ऑब्जेक्ट के सही से पूरा अर्थ नहीं देगा। इसके लिए ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या एग्जाम्पल है, ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर। तो इसमें राइट्स क्या है, ये है एक ट्रांजिटिव वर्ब। क्या है, ट्रांजिटिव। इसके साथ में ऑब्जेक्ट लेटर आया हुआ है। अगर ये ऑब्जेक्ट ना होता तो हम सही से इसको डिफाइन ही नहीं कर पाते कि वो क्या लिख रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांजिटिव वर्ब था इसमें वीप्स है। तो वीप में तो हम बता नहीं सकते ऑब्जेक्ट क्या रो रहा है, ये तो कुछ बता नहीं सकते, डायरेक्ट यही कह सकते हैं कि वो रो रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं, लेकिन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि क्या लिख रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बताना बहुत ज़रूरी है। अगला एग्जांपल एक देख लेते हैं इसका। जैसे सी रीड्स बुक। तो इसमें रीड क्या है, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें भी पूछा जा सकता है कि वो क्या पढ़ रही है, तो पढ़ती है। तो उसको बताना पड़ेगा कि वो किताब पढ़ रही है, मतलब ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। तो ये यहाँ पे क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अब बात करते हैं लिंकिंग वर्ब की। तो लिंकिंग वर्ब को क्या कहते हैं, संयोजक क्रिया। लिंकिंग वर्ब को क्या कहते हैं, संयोजक क्रिया। क्या कहते हैं, संयोजक क्रिया। ये क्रिया, संयोजक क्रिया क्या होती हैं, वे क्रियाएं जो सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ती हैं। किसको किसको, जो क्रियाएं सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ती हैं। क्या करते हैं, संयोजक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जो सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ती हैं। अब ये भी दो प्रकार की होते हैं, इसको डिटेल में समझते हैं। लिंकिंग वर्ब दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं देख लेते हैं। लिंकिंग वर्ब यानी संयोजक क्रिया, ये कितनी प्रकार के हो सकती हैं, दो प्रकार से हो सकती हैं। पहला क्या है, बी से, बी से बनने वाली। पहले क्या है, बी से बनने वाली। अब बी की तो जानते ही होंगे आप लोग, बी के फॉर्म क्या है, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, etc। ये क्या है, बी के ही पार्ट्स हैं। तो बी से बनने वाली जो क्रिया हैं उनको देख लेते हैं। दो प्रकार से होते हैं, एक तो बी से बनने वाली और एक जिनमें बी नहीं होता है वो बनने वाली। तो ये लिंकिंग वर्ब दो प्रकार की हैं। तो इसका एग्जांपल लेके देख लेते हैं। एग्जांपल है, लता इज अ गर्ल। तो इसमें देखो यहाँ पे बी का एक पार्ट आया, बी मतलब बी का ही, ये इज है जो बी का ही तो पार्ट है। तो ये यहाँ पे इज आया है, मतलब ये बी से बनने वाला सेंटेंस है, या ये जो वर्ब है ये बी से बनने वाली, इसको क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ब। ये लिंक कर रहा है गर्ल को और लता को। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं इसी में, अगर समझ में आया था। सीता इज ए स्टूडेंट। एग्जांपल देखते हैं, सीता इज अ स्टूडेंट। तो इसमें भी इज जो है ये लिंकिंग वर्ब है।
अब दूसरा देखते हैं, बी के अतिरिक्त बनने वाली। दूसरा क्या है, बी के अतिरिक्त बनने वाली। बी के अतिरिक्त बनने वाली देखो कौन कौन सी वर्ब्स हैं। जो नॉर्मल मेन वर्ब्स हम लोग देखते हैं, जैसे गो हो गया, कम हो गया, रन हो गया, लुक हो गया, और क्या क्या हो गई, बिकम हो गया, ग्रो हो गया। यही सब जो हमारे वर्ब्स हैं, बिकम, गो, ग्रो, ईटीसी। ऐसी बहुत सारी हो सकती हैं। मतलब जो मेन वर्ब्स होती हैं, जो बी के अतिरिक्त, जिसमें बी ना लगे ऐसे हो, उनको क्या कहते हैं, बी के अतिरिक्त बनने वाली लिंकिंग वर्ब। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमारा है, शी लुक्स अनहैप्पी, शी लुक्स अनहैप्पी। तो हमारा ये क्या है, लुक। लुक क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है, जो अनहैप्पी जो एक फीलिंग है उसको सी के सारे लिंक कर रही है। तो ये क्या हुआ, लुक जो है हमारी लिंकिंग वर्ब हुई। ये देखिए यहाँ पे लिखा है। ये कौन से प्रकार की, दूसरे प्रकार की, जो बी के अतिरिक्त बनने वाले हैं, ये क्या हुई, हमारी लिंकिंग वर्ब हुई। एक अगला एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे ही केम फ्रॉम दिल्ली, ही केम फ्रॉम दिल्ली। तो उसमें केम क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है दूसरे प्रकार की, जिसमें बी नहीं है। बी के अतिरिक्त बनने वाली ये जो है, ये एक लिंकिंग वर्ब है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब बात करते हैं तीसरा पार्ट, जो फ्रेजल वर्ब है। अब फाइनाइट वर्ब का जो है चौथा पार्ट देखते हैं। चौथा पार्ट क्या था, फ्रेजल वर्ब। क्या था, फ्रेजल वर्ब। ये हमारा चौथा पार्ट था। इसको क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। फ्रेज मतलब इसमें शब्द, एक से अधिक शब्द मिलके एक फ्रेज बनाते हैं, संयुक्त क्रिया। इसमें क्या होगा, किसी भी वर्ब के बाद जब प्रीपोजिशन लगा देते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। मान लिया एक कोई वर्ब है, जैसे ब्रेक आउट। तो ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, और आउट का मतलब होता है बाहर। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जब इनको एक जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, एक फ्रेज बन जाता है। तो क्या बन जाएगा, एक, ये क्या हो जाएगा, ये एक फ्रेज हो जाएगा। तो इसका अर्थ भी बदल जाएगा। पहले ब्रेक मतलब तोड़ना था, अब आउट का मतलब बाहर था। लेकिन जब दोनों एक साथ आ गए, आउट क्या है, एक प्रीपोजिशन है। जब फ्रेजल वर्ब में वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन आ जाता है तो क्या हो जाता है, वो एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है। किसी भी वर्ब के साथ में जब प्रीपोजिशन लग जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, फ्रेजल वर्ब बन जाएगा। और उसका पहले से अलग मीनिंग भी हो जाएगा, उसका अर्थ भी अलग बदल जाएगा। तो इसका मतलब होता है, ब्रेकआउट का मतलब फैल जाओ या फैल जाना। इसको क्या कहते हैं, फैल जाना। पहले अर्थ था तोड़ना, लेकिन अब क्या हो गया है, फैल जाना। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। बहुत ही प्रचलित है, अभी इस समय चल रहा हुआ कोरोना। कोरोना हैज़ ब्रोकन आउट इन द सिटी। तो इसका ये मतलब नहीं कोरोना शहर में टूट गया। इसका ये अर्थ नहीं है कोरोना शहर में फैल गया। इसका अर्थ क्या हुआ, फैल गया। ब्रोकन आउट मतलब फैल जाना। तो कोरोना जो है शहर में फैल गया, इसका अर्थ बदल गया। दूसरा एक देख लेते हैं। एक है एक्ट फॉर। एक्ट फॉर, पहले तो एक्ट और एक्ट का अगर देखेंगे तो अलग आएगा, लेकिन जब इसका एक फ्रेज देखेंगे, जब फॉर प्रीपोजिशन लग जाएगा साथ में, तो इसका क्या होगा, अर्थ जो है बदल जाएगा। तो बदला हुआ अर्थ क्या होगा, किसी के स्थान पर कार्य करना। एक्ट फॉर मतलब किसी के स्थान पर कार्य करना।
समझ में आया। एक्ट फॉर मतलब किसी के स्थान पर कार्य करना। देखते नहीं, जैसे कभी कोई प्रेसिडेंट होता है, अगर वो देश में नहीं है, कहीं देश से बाहर गए हुए हैं, तो उनकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं। प्रेसिडेंट छोड़िए, आप अपने स्कूल में देखिए, जब प्रिंसिपल नहीं होते हैं तो उनकी जगह पे वाइस प्रिंसिपल काम करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? इन दी एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल, इन दी एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल, और द वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एक्ट फॉर हिम, एक्ट फॉर हिम। प्रधानाध्यापक की अनुपस्थिति में उप प्रधानाध्यापक जो है उनकी जगह पे काम कर रहे हैं, मतलब किसी के स्थान पर काम करना, वो क्या कहलाता है? एक्ट फॉर हिम। ये एक फ्रेज हो गया। अगला देख लेते हैं। अगला जो हमारा फ्रेजल वर्ब है, ब्रिंग अप। क्या है? ब्रिंग अप। तो ब्रिंग हमारी क्या है? वर्ब है। अब क्या है? प्रीपोजिशन है। ये क्या है? हमारा प्रीपोजिशन है। इसका पूरे फ्रेज का अर्थ होता है पालन पोषण करना, पालन पोषण करना, पालन पोषण करना। ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण करना। बहुत तेज़ से बारिश होने लगी अचानक में। चलो बारिश के चक्कर में ना पड़ते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं इसका। तो एग्जाम्पल है, ब्रिंग अप मतलब सब तो गए होंगे ना। ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण करना। एग्जाम्पल है हमारा, आफ्टर दी डेथ। ऐसा तो नहीं है बारिश हो रही है, आवाज़ आ रही है बाहर से, दिक्कत हो रही है। अगर दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, क्वेरी भी हो, आप वो भी पूछ सकते हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कुछ लाइक भी नहीं कर रहे हैं। अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो। एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, ऑफ हिज फादर, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। थोड़ी आवाज़ की दिक्कत हो गई, माइक थोड़ा बंद हो गई थी। चलो फिर से देख लेते हैं। ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण करना, ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण करना। तो ब्रिंग हमारा क्या है? वर्ब है। अब क्या है? प्रीपोजिशन। दोनों वर्ब के आगे प्रीपोजिशन लग जाएगा, दोनों एक फ्रेज बन जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? उसका अर्थ भी बदल जाएगा। तो ब्रिंग अप का मतलब हो जाएगा पालन पोषण करना। अब एग्जाम्पल देते हैं, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, he was brought up by his uncle, he was brought up by his uncle, कि उनके पिता की मृत्यु के बाद में उनका पालन पोषण उनके अंकल ने किया। क्या किया? कि उनके पिता की मृत्यु के बाद में उनका पालन पोषण उनके अंकल ने किया। ब्रॉट अप मतलब पालन पोषण करना है। ये वही ब्रिंग अप, ब्रिंग अप को ही ब्रॉट अप, इसका ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या हुआ? ब्रॉट अप। समझ में आ गया। अब अगला देखते हैं। अगला है हमारा कॉल इन। अगला है हमारा कॉल इन। इसका अर्थ होता है, कॉल मतलब तो ऐसे होता है बुलाना, लेकिन जब कॉल इन, इन जो हमारा प्रीपोजिशन लग जाएगा, एक फ्रेज बन जाएगा, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? किसी को परामर्श के लिए बुलाना, किसी को परामर्श के लिए बुलाना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है ये। आप लोग ध्यान से पढ़िए। काल मतलब बुलाना होता है, लेकिन जब इन प्रीपोजिशन लग जाता है तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? परामर्श के लिए बुलाना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल प्लीज कॉल इन अ डॉक्टर, प्लीज़ कॉल इन ए डॉक्टर, कृपया परामर्श के लिए डॉक्टर को बुलाइए। तो कॉल इन ए डॉक्टर मतलब कॉल इन जो हमारा है ये क्या है? एक फ्रेज है हमारा। कॉल इन क्या है? ये एक फ्रेज है।
इतना समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अगला देखते हैं। अगला है कैरी ऑन। कैरी मतलब तो आप लोग सुनते होंगे बहुत बार कैरी मिनाटी को, लेकिन ये वो वाला कैरी नहीं है, यह है कैरी। कैरी मतलब किसी चीज़ को अपने साथ लेना। लेकिन जब ये प्रीपोजिशन ऑन लग जाएगा तो कैरी ऑन का मतलब क्या हो जाएगा? जारी रखना। जारी रखना, कैरी ऑन का मतलब जारी रखना। वैसे तो कैरी जो हमारी वर्ब, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को साथ लेना, लेकिन जब ऑन लग जाता है प्रीपोजिशन तो एक फ्रेज बन जाता है, एक फ्रेजल वर्ब हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? जारी रखना। इसका अर्थ बदल जाता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमारे पास में है, रमेश इज कैरिंग ऑन हिज बिजनेस क्वाइट वेल। रमेश इज कैरिंग ऑन हिज बिजनेस क्वाइट वेल। रमेश इज कैरिंग ऑन हिज बिजनेस क्वाइट वेल, मतलब रमेश ने अपना व्यवसाय जारी रखा अच्छी तरीके से। क्वाइट वेल मतलब अच्छी तरीके से। रमेश ने अपना बिजनेस अच्छी तरीके से जारी रखा। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं, गिव अप। अगला क्या है? गिव अप। तो वैसे तो आप लोग जानते हैं कि गिव एक वर्ब है। गिव मतलब होता है देना। अब क्या है? हमारी प्रीपोजिशन है, लेकिन जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं, किसी वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन आती है तो एक फ्रेज बन जाता है और उस फ्रेज का अर्थ बदल जाता है। तो यहाँ पे देना ना होकर क्या हो जाएगा? त्यागना। त्यागना, देखिए उसका बिल्कुल उल्टा अर्थ बन गया इसका। गिव मतलब होता है देना, लेकिन यहाँ पे अब प्रीपोजिशन लग जाने से क्या होगा? त्यागना, किसी चीज़ को छोड़ देना। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, यू कैन नॉट improve unless you give up smoking। You can't improve unless you give up smoking। तो ये गिव अप हमारा क्या हो गया? एक फ्रेजल वर्ब हो गया। ठीक, तो इसमें अर्थ क्या हुआ? तुम तब तक अपने आप में सुधार नहीं कर सकते जब तक तुम सिगरेट पीना बंद नहीं कर देते। तुम अपने आप में तब तक सुधार नहीं कर सकते जब तक तुम सिगरेट पीना बंद नहीं कर देते। तो गिव अप क्या हो गया? ये हमारा एक फ्रेजल वर्ब हो गया। वैसे तो गिव का अलग अर्थ था, देना। आपका अलग एक प्रीपोजिशन है, लेकिन गिव अप एक साथ मिल गया तो क्या हो गया? इसका अर्थ बदल गया। क्या हो गया? गिव अप। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद।